ओके, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने आ रहे हैं 12th फिजिक्स से। 12th फिजिक्स में जो सेकंड पेपर है फिजिक्स का, उसमें से रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, किरण प्रकाश एवं प्रकाशिक यंत्र। ये टोटली एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड से रिलेटेड सारा सिलेबस होगा इसमें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ लाइट। हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे। वाई डू वी सी थिंग्स, हमें जो चीज़ें वो कैसे दिखाई पड़ती हैं, और इसमें प्रकाश को किरण मानते हुए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन, या इस टॉपिक में तो रिफ्लेक्शन, और उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन निकल के आएगा किसी भी कर्व्ड मिरर के लिए, उसमें रिलेशन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो स्पेक्ट्रम है 400 नैनोमीटर से 750 nm की जो रेंज है वो हमारी आँखों के देखने लायक होती है। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ 400 nm से 750 nm की रेंज में है, वो प्रकाश हमारी आंखों से दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश की जो डुअल नेचर होती है, अब प्रकाश को किरण मानते हुए सबसे पहले दरकाते ने, जो वैज्ञानिक दरकाते ने इसका कणिका मॉडल प्रस्तुत किया। उसके बाद में न्यूटन ने उस कणिका मॉडल में संशोधित किया। देखिए, न्यूटन ने क्या बताया। न्यूटन ने बताया कि प्रकाश में जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कुछ कण हैं जो प्रत्यास्थ कण हैं, प्रत्यास्थ कणों में ही संकेंद्रित होती है। और उसने प्रकाश के परावर्तन की किस तरीके से व्याख्या की वो समझते हैं। उन्होंने यह बताया कि एक गेंद है, कोई भी गद्दे की हो या किसी चीज़ की भी हो गेंद, वो अगर वो एक कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड ना प्लेन सरफेस पर, जो हम चिकनी सतह कह सकते हैं, उस पर पड़ेगी तो उसका वेग सेम रहेगा। कैसे पड़ेगी? ऊपर से अगर हम उस सरफेस पर गेंद को गिरेंगे तो गेंद को गिरने के पश्चात उसके जो कोलिजन है जो वो रिफ्लेक्ट होगी या फिर अगली दिशा में कूद कर कहीं जाएगी, तो उसमें वेग समान रहेगा। उसी प्रकार से प्रकाश में उपस्थित जो कण हैं, जिसे हम जो द्रव्यमान रहित कण हैं, वो किसी सरफेस पर प्रकाश के गिरने के पश्चात बिना वेग का परिणाम बदले किसी दिशा में, उसी दिशा में या फिर अलग दिशा में, वो किस तरीके से डिफाइन होगी वो हम बताएंगे रिफ्लेक्शन के लॉज में, वो उस दिशा में चली जाती है। तो प्रकाश को किरण मानते हुए बहुत सारी प्रकाशीय घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, परंतु एक प्रकाशीय घटना जैसे उदाहरण के लिए एक बाल्टी, पानी भरी हुई बाल्टी या स्विमिंग पूल में जब कोई व्यक्ति उसमें झांकता है, तब उसे अपना चेहरा और उस बाल्टी कहें तो बाल्टी की पैंदी या फिर स्विमिंग पूल की नीचे वाला तल दिखाई पड़ता है। साथ ही साथ उसे अपना चेहरा और नीचे वाला तल दिखाई पड़ता है। इसकी व्याख्या न्यूटन ने अपने कणिका मॉडल के आधार पर कर सकने में विफल रहा, क्योंकि वह ये समझ नहीं पाया कि सरफेस पर टकराने वाली किरण किस तरह से दो भागों में बट गई, उसका अपवर्तन भी हो गया, उसका परावर्तन भी हो गया। परंतु यदि हम प्रकाश का तरंग रूप देखें या तरंग रूप लें तो इसकी व्याख्या करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वाई वी डू वी थिंक जो भी है कि हमें चीज़ें कैसे दिखाई पड़ती हैं। देखिएगा, जब प्रकाश किसी, अगर हम यदि उसे किरण के रूप में लें या तरंग के रूप में जो भी लें, यदि प्रकाश किसी सतह से टकराकर हमारी आंखों पर आता है, वह रेंज उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही होता है सभी है। अगर कोई भी रेडिएशन की रेंज उस 400 nm से 7500 nm की होती है तो वह हमारी आंखों को संबित करता है, हमें तो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सभी को पता होगा। इस वीडियो का मेन मकसद देखते हैं रिफ्लेक्शन। देखिए, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये आप सभी जानते हैं, 11th और 10th में पढ़ रखा है। इसमें क्या है, एक सरफेस है,
सरफेस पर गिरने वाला कोई भी प्रकाश अगर हम रे के रूप में लें, सरफेस पर कोई गिरने वाला प्रकाश जिसे हम इंसिडेंट लाइट कहें, और इसे इंसिडेंट पॉइंट, तो जिस एंगल से अगर इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मेरा परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, तो इस परपेंडिकुलर से यदि उसका एंगल हम कुछ भी मान लें, यहाँ पर थीटा आई फॉर इंसिडेंट रेज के लिए हैं, तो उसी सेम एंगल से वह प्रकाश सरफेस पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाता है। सेम एंगल का मतलब ये है भी थीटा आई होगा। ये रिफ्लेक्शन का लॉ नंबर 1 है। लॉ नंबर 2 क्या है कि जो इंसिडेंट लाइट है और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और जो इंसिडेंट पॉइंट है और उस पर परपेंडिकुलर, वो तीनों एक ही प्लेन में है। ये आपको दिख भी रहा होगा। देखिए अब हम बात करते हैं किन्हीं भी स्फेरिकल मिरर की। इसका मतलब यदि हम कोई गिलास लें, उसके पीछे कलई कर दें, तो कलई से बनने वाला जो भी वो चीज़ होगी उसे हम कहेंगे मिरर। ठीक है, दर्पण हिंदी में। तो किस तरीके किस प्रकार के दर्पण बनाए जा सकते हैं, तो 2 प्रकार के दर्पण बनाए जा सकते हैं। यदि हम कोई कांच का गुटका लें, खोखला कांच का गुटका, और उसे हम एक काट दें, काटने के पश्चात 2 प्रकार से हमें दर्पण देखने मिल सकते हैं। एक हम बना सकते हैं उससे कनकेव मिरर, और दूसरा बना सकते हैं कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण कैसे बनेगा, यदि हम उस पर उसकी बाहर वाली सरफेस पर यदि हमने गोला इस तरीके का काट के यहाँ से हमने काट दिया, तो ये हमें मिला। यदि इसकी हम बाहर वाली सतह पर कलई कर दें और अंदर वाली सतह रिफ्लेक्शन के लिए छोड़ दें, तो ये जो मिरर होगा वो कनकेव मिरर होगा। यहाँ देखना मुश्किल है, कनकेव मिरर। उसी प्रकार से यदि एक कांच का खोखला गोला है, यदि हम उसे यहाँ से हम काट दें, यहाँ से काटने के बाद में यदि ये बचेगा और इस पर हम किस ढंग से अंदर की ओर से कलई करते हैं, तो इस तरीके से बनने वाला जो मिरर होगा उसे हम कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ठीक है, अब कन्वेक्स और कनकेव मिरर के लिए कुछ पॉइंट्स देख ले रहे हैं। देखिए यदि हमने कोई भी मिरर ले लिया, आपकी सुविधा के लिए अवतल दर्पण कनकेव मिरर ले रहे हैं, और बाहर से काट के खोखला करके हमने उसमें से, मान लो यहाँ से हमने काट दिया, यहाँ से कटा हुआ है, यानी ये हमारा खोखला गोला था, ये हमने इतना काट दिया यहाँ से, उसके ऊपर हमने थोप दी कलई का मतलब अरे रंग कर दिया, कोई काली पोत दी पीछे है तब। तो ये जो कनकेव या कन्वेक्स सॉरी कनकेव मिरर है, इसके लिए ये जो मिड पॉइंट होगा, इसके मिरर का जो मिड पॉइंट है उसे हम इसका पोल कहेंगे P। और यदि अब इसका पोल कहेंगे P, और इस स्फीयर का जो सेंटर था C, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे हम कहते हैं पोल, और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मिलाने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली अब एक रेज अगर इससे रिफ्लेक्शन के पश्चात किसी भी पॉइंट से होकर गुजरती है, तो उसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। यहाँ वो पॉइंट से गुजरती, वो पॉइंट हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होगा, इसे हम कहते हैं फोकल पॉइंट। ठीक है, फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट से पोल तक की डिस्टेंस को कहते हैं फोकल लेंथ, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को कहते हैं
रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसे हम डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी हो गई वो आर, यहाँ से यहाँ तक दूरी हो गई वो स्मॉल एफ। तो इस और इस जो डिस्टेंस है इसी में हम एक रिलेशन निकालते हैं कनकेव मिरर के लिए। आइए, चलिए हमने फिर से काटा और उसे कले कर दी। ये हमने माना पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये उसका फोकल पॉइंट एफ, इसके पैरेलली एक लाइन आएगी। लाइन क्या, व्हाट इज लाइन, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। प्रिंसिपल एक्सिस क्या, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को चीरती हुई निकला। अब इसके पैरेलली एक रे इस पर इंसिडेंट होती है, वो कंडीशंस ये कि इंसिडेंट होगी ये तो हमेशा एक पॉइंट से होकर गुजरेगी, वो इसका फोकल पॉइंट होगा, यहाँ से ये गुजर गई। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अनुसार ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा, इस पर एक हम परपेंडिकुलर खींच दें। यदि इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी सेम होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के कारण। और फिर ये कंडीशन बन गई, यहाँ जितना एंगल होता है यहाँ भी उतना एंगल होगा। तो इस तरीके से ये वाला एंगल जितना होगा यहाँ भी उतना एंगल होगा। ये थीटा थीटा यहाँ बन जाएगा 2 थीटा, क्योंकि पूरा एंगल 2 थीटा होगा, थीटा थीटा डिवाइडेड है तो ये एंगल 2 थीटा हो गया। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एफ फोकल लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कैपिटल आर, जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए अब इसमें देखते हैं, हम इन पॉइंट्स को नाम दे देंगे, नामांकन कर दें इनका। चलो इसे हमने कह दिया पॉइंट स्मॉल पी, तो कैपिटल पी है, ये स्मॉल पी हो गया, ये एफ है, सी है। इस तरीके से आएगा। त्रिभुज ले लें, सी पी, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया गया है, यहाँ पर पॉइंट क्यू मान लें, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये बहुत नेजलिबल, बहुत ही कम दूरी होती है, इसलिए ये एफ़ जो है एफ़ और क्यू के बीच के डिस्टेंस को ही स्मॉल एफ मान लिया जाता है। जबकि स्मॉल एफ जो दूरी है फोकल लेंथ, वो फोकल पॉइंट और पोल के बीच की डिस्टेंस है, परंतु ये दूरी छोटे होने पर इसलिए इसे एफ़ और क्यू के बीच की डिस्टेंस को ही एफ़ मान लिया जाता है। अब हम एक त्रिभुज उठाते हैं, क्योंकि हमें दूरी याद करनी है, तो आप समझ जाइएगा। त्रिभुज क्यू लेते हैं पी सी क्यू में, पी सी क्यू में टेन थीटा लगाते हैं। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी क्यू अपॉन सी क्यू। देखिए पी क्यू क्या है वो पता नहीं, सी क्यू क्या है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, ये टेन थीटा है। ये एंगल बहुत स्मॉल होगा, इसके लिए टेन थीटा जो होगा वो थीटा हो जाएगा, और स्मॉल एंगल टेन थीटा विल बी थीटा, तो थीटा विल बी पी क्यू बाई आर आ गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब इसी तरीके से छोटा वाला एंगल लेते हैं एफ पी क्यू, त्रिभुज एफ पी क्यू में दिखा दे रहा हूँ एक बार। एफ पी क्यू में टेन थीटा लगाएंगे, इसमें टेन 2 थीटा आएगा, फेस अपॉन फेस का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। परपेंडिकुलर पी क्यू पता नहीं, बेस क्या है एफ, इसका डिस्टेंस क्या है एफ, टेन 2 थीटा। देखिएगा यहाँ पर स्मॉल एंगल है तो इसलिए टेन थीटा विल बी टेन 2 थीटा पी क्यू अपॉन एफ क्यू,
पी क्यू पता नहीं, एफ क्यू हमारा स्मॉल एफ है। फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस टेन, क्योंकि ये स्मॉल एंगल होने के कारण tan 2 थीटा विल बी थीटा एंड 2 थीटा। पी क्यू अपॉन एफ, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ले लेगा। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी थीटा विल बी पी क्यू ओवर आर। मिला कर देख ले रहे हैं, पी क्यू विल बी क्या हो जाएगा 2 थीटा एफ इक्वल टू थीटा इंटू आर। थीटा विल का एफ इक्वल टू आर बाई 2, इसका मतलब थीटा विल बी आर बाई 2। इसमें ये निकल के आया कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। ये रिलेशन है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। थैंक यू।